हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने वापस से कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हैं जिनकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पेपर में आने के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपने पहले सिलेबस को नहीं देखा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो पहले आप सिलेबस जरूर देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर देखें। सिलेबस से आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है किस इंपॉर्टेंट चैप्टर से या किस इंपॉर्टेंट सेक्शन से। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, आप इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? पहला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? इनमें से कौन सा प्लैनेट, ठीक है ना, कौन से ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? क्या वो हम मार्स को कहते हैं, क्या वो हम वीनस को कहते हैं, क्या वो हम मरकरी को कहते हैं, क्या वो हम जुपिटर को कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या है वो आंसर जिसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? तो सही जवाब है वीनस। वीनस को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सनराइज से पहले ये ईस्ट में चमकते हुआ दिखता है, और इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि सनसेट से पहले ये वेस्ट में चमकता हुआ दिखता है, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसी वीनस को ही हम क्या कहते हैं? वीनस को ही हम कहते हैं आपका अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन ज्योग्राफी में, जीटी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार कि अर्थ ट्विन हम किसे कहते हैं। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मार्स अर्थ ट्विन है, पर नहीं, मार्स नहीं है अर्थ ट्विन। शेप और साइज के हिसाब से अर्थ का ट्विन कौन है? वो है वीनस, और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये याद रखिएगा, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, वीनस सोलर सिस्टम में किस पोजीशन पे आता है? वीनस सोलर सिस्टम में किस पोजीशन में आता है? जैसे है ना काउंटिंग 1 2 3 4, कहां पे? तो वीनस किस पोजीशन पे आता है? अर्थ के बाद की अर्थ से पहले? चलिए कमेंट करके इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मैकबेथ? ठीक है, मैकबेथ किसने लिखा था? क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, क्या वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, या फिर एंटन चेखोव ने लिखा था? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप सबको पता होगा, कई सारे आईसीएसई के बोर्ड्स में ये सारी बुक्स भी चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्ले को देखेंगे तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। वो कौन है? विलियम शेक्सपियर। और इन्हीं के नाम पर शेक्सपियर, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर हमारा इंडिया के अंदर शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट भी किसी को बोला जाता है। शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट भी किसी को बोला जाता है, और वो है कालिदास जी को। किसको बोलते हैं? कालिदास जी को। यहां से डिफरेंस ये समझ में आता है कि कालिदास शेक्सपियर से काफी पहले थे, फिर भी उपाधि क्या मिली? शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। इसका मतलब ये है कि जो नेमिंग है ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से की है, वरना ये करना चाहिए था कालिदास ऑफ द वेस्ट। इनको भी हम बोल सकते हैं कालिदास ऑफ द वेस्ट, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। इनको तो बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट, पर कालिदास ऑफ द वेस्ट बोल सकते हैं इनको, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले वो थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? क्या वो 0 है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है? तो प्राइम नंबर के लिए एक कंडीशन अगर आप ध्यान रखो, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, और 1 से डिवाइड हो जाए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के लिए दो कंडीशन होती हैं कि वो खुद से डिवाइड होगा सिर्फ और सिर्फ, और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो प्राइम नंबर, अब अगर आप यहां देखें तो 3 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है प्राइम नंबर होने का। ठीक है, 2 भी सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है 2 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? वो है आपका
2। तो मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट है। दो अक्सर इसलिए लोग मार्क नहीं करते क्योंकि वो ऑड और इवन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर वो है जो 2 से डिवाइड नहीं होता और इवन नंबर वो है जो 2 से डिवाइड होता है। एग्जांपल अगर आप देखिए तो 2 का ऑड इवन देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इवन नंबर हैं। फिर अगर आप देखिए सीरीज देख लो तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑड नंबर है। देखो 3 से डिवाइड होता है पर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे क्या हो गए, ऑड नंबर। और एक नंबर ऐसे होते हैं जैसे मान लेते हैं 11, तो 11 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 13 जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्राइम नंबर है। तो ऐसा ही नंबर क्या है, 2 जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो उस पर सबसे छोटा कौन सा है, यही, ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि सर एक भी तो ऐसा है, पर एक में सिर्फ एक कंडीशन लग रही है, क्या, कि वो खुद से डिवाइड होता है, ठीक है ना। बस एक ही कंडीशन है कि वो खुद से डिवाइड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड बर्लिन वॉल फॉल। बर्लिन वॉल जो है किस साल गिरी थी, बर्लिन वॉल जो है किस साल गिरी थी। क्या वो 1985 में गिरी थी, क्या वो 1989 में गिरी थी, क्या वो 1991 में गिरी थी, क्या वो 1995 में गिरी थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर है, ये आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन वॉल कब गिरी थी, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर मान लेते हैं कि ये जर्मनी है, ठीक है ना, ऐसा मत मानना कि सर मैप आपने कैसा बना दिया है, मैंने बस डायरेक्शन के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बर्लिन वॉल, ये है ईस्ट जर्मनी और ये है वेस्ट जर्मनी, ठीक है ना, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी थी आपकी यूएसएसआर, ठीक है ना, ईस्ट जर्मनी थी आपकी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, यूएसएसआर। और वेस्ट जर्मनी थी आपकी यूएसए के अंदर। तो जैसे कोल्ड वॉर के समय वर्ल्ड क्या हो गया था, बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, वैसे ही जर्मनी भी वॉल की वजह से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गई थी। वेस्ट जर्मनी वाला था यूएसए के अंदर कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, और इधर क्या आ गए, सोशलिस्ट। इनकी सारी की विचारधारा अलग थी। पर बहुत टाइम बाद जब यूएसएसआर काफी कमजोर पड़ गया और जर्मनी को लगा कि हम दो लोगों को लगा कि हमको एक हो जाना चाहिए, तो उन्होंने 1989 में वॉल गिरा दी और इसे कहते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसके बाद ही एक नया इवेंट हुआ था 1991 में, यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। यूएसएसआर क्या हो गया था, यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1989। ये सारा कोल्ड वॉर एरा की बात है और रशिया के डिसइंटीग्रेशन होते ही क्या हो गया, कोल्ड वॉर भी समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न फिजिक्स के फादर क्या इसैक न्यूटन है, क्या गैलीलियो है, क्या एल्बर्ट आइंस्टीन है, या फिर नील्स बोर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी ज्यादा फेमस है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर आप ध्यान रखना कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है। आपसे पेपर में पूछेगा, आप पट से आंसर मार्क कर दोगे क्या कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, नहीं, इनको मिला है नोबेल प्राइज लाइट के डुअल नेचर के लिए, जिसे ये कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है, नोबेल प्राइज मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। अक्सर आइंस्टीन सुना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना और सीधे आंसर मार्क कर दिया क्या कि यही होगा नोबेल प्राइज के लिए, पर नहीं, मिला किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। विच गैस मेक्स अब द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, जल्दी से बताओ।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या फिर CO2 है, या फिर वो हाइड्रोजन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी है? नाइट्रोजन। अराउंड 78% क्या है? नाइट्रोजन। 78% क्या है? नाइट्रोजन। 20-21% है हमारी, 21 पॉइंट समथिंग परसेंट है हमारी ऑक्सीजन। इसके बाद आती है आर्गन, फिर आता है CO2। ठीक है, कई लोग, अगर देखो मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना यही ऑर्डर है। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, अक्सर लोग गलत लिखते हैं। फिर क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? आर्गन, एक नोबेल गैस। और फिर क्या है आपका? CO2। ठीक है, तो लोग भूल जाते हैं, लिखते सीधे नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2। नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन फिर CO2। ठीक है ना, आर्गन ज्यादा है, 0.09% करके है, और वो 0.005% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु पेंटेड स्टारी नाइट? स्टारी नाइट एक बहुत ही फेमस, ठीक है, पेंटिंग है। उसको किसने पेंट किया है? पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गॉ, क्लॉड मोनेट, सल्वाडोर दाली। ठीक है, तो ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनका नाम था विंसेंट वैन गॉफ। ठीक है ना, ये थे जिन्होंने पेंट किया था स्टारी नाइट। आप इस क्वेश्चन को सीधे लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि भाई क्या नाम है, स्टारी नाइट को किसने पेंट किया था? स्टारी नाइट को पेंट किया था विंसेंट वैन गॉफ ने। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मोनालिसा किसने पेंट किया था? आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना, मोनालिसा किसने पेंट किया था, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि मोनालिसा किसने पेंट किया था। चलिए कमेंट में आंसर करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्या वो सिडनी है, क्या वो मेलबर्न है, क्या वो कैनबरा है, क्या वो ब्रिस्बेन? जल्दी से आंसर करिए। तो अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर काफी लोगों को पता चल चुका होगा, और सही आंसर क्या है? सही आंसर इज कैनबरा। ना ही सिडनी, ना ही मेलबर्न, ना ही ब्रिस्बेन। सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा कैनबरा। ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इनमें से कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम। इनमें से कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं? क्या वो चाइना है, क्या वो साउथ कोरिया है, क्या वो जापान है, क्या वो वियतनाम है? तो सही आंसर इज जापान, क्योंकि सूर्य की किरण सबसे पहले जिस कंट्री में पड़ती है वो है जापान। मतलब ये कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले कहां उगता है? सूर्य सबसे पहले उगता है जापान के अंदर। और इंडिया में जो सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं वो आती हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अरुणाचल। ठीक है ना, अरुण मतलब सूर्य, सूर्य के आंचल मतलब सूर्य की किरणें जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पहले पड़ रही हैं वो कौन सा स्टेट है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द ग्रेट गैट्सबी? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ना, द ग्रेट गैट्सबी बुक किसने लिखी है? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में पहला है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है ना, अर्नेस्ट हेमिंगवे। फिर है F स्कॉट फिट्जगर्ल्ड, JD सेलिंगर, जेन ऑस्टिन। ठीक है ना, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये है आपका F स्कॉट फिट्जगर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कुछ चीजें समझ में आ रही है कि फेमस बुक एंड ऑथर भी पेपर में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यानी पेंटिंग्स भी पेपर में पूछी जाती हैं और बुक्स एंड ऑथर्स भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो आपको पता होने चाहिए। हम पूरी बुक की लिस्ट भी करेंगे और हम पूरी पेंटर की लिस्ट भी करेंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप बस इस चैनल पे बने रहें और मेरे साथ पढ़ते रहें। आपका जो जीटी है बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। ऐसी एमसीक्यू सीरीज को देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और क्वेश्चंस जो भी टफ लगे आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप उसको आंसर कर सको। पर जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट सीरीज के, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।